नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर अब काफ़ी हद तक कम हो गया है। नए मामलों की संख्या भी घटी है, वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन इन सबके बीच अब एक और नई मुसीबत सामने आ गई है जो पहले से ज़्यादा खतरनाक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की, जिसके मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भले इसके मरीज अभी नहीं मिले हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक है, इस वेरिएंट से लड़ने के लिए हम कितने तैयार हैं, क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन कारगर है, सवाल ये भी कि नई आफत से कैसे बचा जाए। इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। सावधान, आ गया नया खतरा। कोरोना का नया रूप डेल्टा प्लस, पहले से ज्यादा डेंजरस हुआ वायरस। डेल्टा प्लस का वार, छत्तीसगढ़ कितना तैयार? जी हां, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। दोनों राज्यों में इस नए वेरिएंट की मौजूदगी को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। सरकार ने एहतियातन अंतर्राज्यीय सीमाओं पर आवाजाही पर कड़ी नजर और जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का फोकस अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने पर है। जानकारों के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट और संभावित तीसरी लहर से निपटने टीकाकरण के अलावा कोई दूसरा हथियार अभी नहीं है। राज्य में इसके लिए अलग आइसोलेशन सेंटर बनाने की भी बात हो रही है। जो नया वेरिएंट आया है डेल्टा प्लस, उसमें ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट ज्यादा होगी, लेकिन अभी भी इस पे जांच चल रही है। वैज्ञानिक तौर पे अभी पूरा तरह से पुष्टिकरण नहीं हुआ है, लेकिन जो नया वेरिएंट आया है उसके लिए जरूरी है कि हम जीन सीक्वेंसिंग का जो प्रक्रिया है उसको और स्ट्रांग बनाएं और जीन सीक्वेंसिंग का सर्वेलेंस सिस्टम डेवलप किया जाए। कारगर तरीके से जो कंटेनमेंट पॉलिसी है उसको लागू किया जाए। टीकाकरण को अधिक से अधिक करना ही कोरोना से लड़ाई के लिए बहुत बड़ा हथियार हमारे पास है, क्योंकि यह टीका ही है जो स्पेसिफिक कोरोना के लिए निर्मित हुआ है। अन्यथा हमको कोरोना से बचाव के लिए और कोई भी चीज उपलब्ध नहीं हो पाती है। अगर हम टीकाकरण नहीं कराएंगे तो कोरोना की प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। सबसे जरूरी बात यह कि राज्य में अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों की पहचान ही नहीं हो रही। इसकी बड़ी वजह है जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रदेश में न होना। दरअसल राज्य में अब तक बायो सेफ्टी लैब 3 स्थापित हो ही नहीं पाई, जबकि एक्सपर्ट ने पिछले साल ही इसकी आवश्यकता बताई थी। चिंता की बात यह कि अभी BSL-3 का प्रस्ताव ही तैयार हो पाया है। इसके अलावा डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों की पहचान के लिए ये जरूरी है कि अधिक से अधिक सैंपल की जाँच RT-PCR पद्धति से हो, जबकि राज्य में 80% सैंपल्स की जांच एंटीजन टेस्ट किट से हो रही है। एक और चिंता का मुद्दा ये कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग छत्तीसगढ़ आते हैं और बस स्टैंड से कोरोना का टेस्ट कैंप तक हट चुका है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अब बीजेपी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जबकि सरकार ने दोनों मुद्दों पर बारीकी से नजर रखने का दावा किया है। इधर सरकार का दावा है कि हर एक इंतजाम पर सरकार की बारीकी से नजर है। सरकार को तैयारी रखना इसलिए चाहिए कि तीसरा वेव जो है वो और खतरनाक होने वाला है, तो हमको सावधानी रखना चाहिए, वैक्सीनेशन पे जोर देना चाहिए। आने वाले समय में इतनी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, तैयारी सरकार की होनी चाहिए कि धन जन की हानि ना हो। इसके तैयारी की आवश्यकता है। स्वयं मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य विभाग और जिला के जो कलेक्टर हैं, जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उन सबसे बैठकों का दौर करके उस पर चर्चा करके कि हम हमारे प्रदेश को इस वायरस से बचा ले, उसकी तैयारी में हम लोग हैं। जानकार बता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है डेल्टा प्लस। खतरनाक वायरस से बचने का एकमात्र उपाय है कि हम कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बेहद जरूरी है। जब तक वायरस का एक भी अंश जिंदा है, सावधानी जरूरी है। विनय वर्मा, IBC 24, रायपुर। तो आपने सुना जो हमारी रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वायरस से बचने के लिए क्या करना है।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जो हमेशा लागू की जा सकती है वो है कि हमको मास्क वियर करना है, और दूसरा जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया वो वैक्सीनेशन करा लें, वो जिस एज ग्रुप में आते हैं उसके हिसाब से। ये कितना खतरनाक वेरिएंट है, कितना खतरनाक वायरस है कि इसको लेकर जो केंद्र सरकार है उसने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है और सरकार ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा। फिर कुछ ही घंटे के अंदर सरकार को कहना पड़ा कि वेरिएंट ऑफ सीरियस इंटरेस्ट है। मतलब इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पूरे जो ये नया वायरस है या नया जो इसका स्वरूप है उस पर हम चर्चा करेंगे, और छत्तीसगढ़ के लिए कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा खतरा नहीं है, या छत्तीसगढ़ को क्या एहतियात रखनी चाहिए, इस सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जो इस विषय के विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर अतुल जिंदल जी हैं जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं एम्स के, और डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं जो ENT विशेषज्ञ हैं। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में भारतीय हैं और जो वेरिएंट जो नया वायरस है उस पर क्या हो रहा है उसके बारे में अवेयर भी हैं। तो हम अगले आधे घंटे में जो चर्चा करेंगे उसमें इसके विभिन्न स्वरूपों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए क्या एहतियात बरता जाए, इसके क्या सिम्टम्स हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पिछले दिनों बहुत सारी मौतें हुई, तो छत्तीसगढ़ में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब नहीं होने के कारण, उसकी जांच नहीं होने के कारण अभी ये जानना भी बड़ा मुश्किल है कि जो मौत हुई है वो किस वायरस के कारण हुई है। क्या ये डेल्टा प्लस का वायरस था कि सिर्फ डेल्टा था। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर अतुल जिंदल जी, वो एम्स में हैं और एम्स केंद्र सरकार से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, तो उनके पास नई नई जानकारी आती है, नए जो रिसर्च होती है उसके बारे में, नए जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में जानकारी आती है। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये वायरस मौजूद है या अभी छत्तीसगढ़ इससे बचा हुआ है? क्योंकि छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्यों से जुड़ा हुआ है जिनसे छत्तीसगढ़ की बहुत ज़्यादा आवाज़ आई है, एक है मध्य प्रदेश और एक है महाराष्ट्र। दोनों की सीमाएं लगती हैं छत्तीसगढ़ से, लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना है। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार ने जिन 3 राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा है उसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल है। और तमिलनाडु के बारे में भी जानकारी आ रही है कि वहाँ पर भी ऐसी स्थिति बन रही है, वहाँ भी मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आपका क्या कहना है? थैंक यू साहब आपके इस क्वेश्चन के लिए, और बहुत ही वैलिड सवाल है आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए। देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि छत्तीसगढ़ में है कि नहीं, क्योंकि वो तो जब हमारी जो जीन सीक्वेंसिंग लैब है एम्स की, जब वो हमें रिपोर्ट करेगी, वो टेस्टिंग कर रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, और अगर है तो ये तो लैब ही हमें बता सकती है। तब तक हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं कि यहाँ पर है कि नहीं है। नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, और जब तक नहीं हो तब तक हमें सारे प्रोटेक्शंस लेके चलने हैं। बट ये बात तय है कि ये जो नया वेरिएंट है डेल्टा प्लस, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू ब्राजील वेरिएंट है, जिसको हम बीटा वेरिएंट भी बोलते हैं, और जिसमें कि स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में जो म्यूटेशन होता है K417N, वो म्यूटेशन आ गया है, और इस म्यूटेशन की वजह से इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और इनफैक्ट जो ब्रिटेन में स्टडीज हुई हैं उसमें यह भी पाया गया है कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो भी इस पे काम नहीं करती हैं। तो इसलिए ये जो पहले वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन था कुछ समय पहले तक, इनफैक्ट लास्ट वीक से पहले तक ये वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन था, इसको सडनली गवर्नमेंट ने अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न में इसको डाल दिया है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ब्राजील में गामा डेल्टा वेरिएंट यही वेरिएंट था जो दिखाई दे रहा है, लेकिन जानकारी के अनुसार ब्राजील में गामा था, बीटा वेरिएंट सर, बीटा वेरिएंट था, बीटा जो दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी नॉट ब्राजील, दक्षिण साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के बराबर ही ये है। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स। तो ये जो साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है बीटा वेरिएंट, बिल्कुल उसी वेरिएंट की तरह है ये, जिसमें कि ये K417N म्यूटेशन मिला है, और इसकी वजह से इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड जो आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से भी ये जो इम्यून इवेजन जिसको बोलते हैं वो भी इसमें पाया गया है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये बात आ रही है, आपने कहा कि अभी जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग लैब यहाँ नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश में जो उज्जैन में जिस महिला की मृत्यु हुई, 62 वर्षीय वो महिला थी, और वो मामला मई के बीच महीने का है, और उसके बाद एक हफ्ते बाद उनकी डेथ होती है, और उसके फिर आज पता चलता है करीब 1 महीने बाद
कि वो डेल्टा प्लस वेरिएंट से उनकी मौत हुई है। जी। और ये इसलिए हुआ कि मध्य प्रदेश से भी 20 दिन लगे उनको सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसको भेजना और उसकी रिपोर्ट आने में। तो मेरा जो सवाल था वो यही है, क्या छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के कोई केसेस हो सकते हैं क्या, या छत्तीसगढ़ में जिन लोगों की मृत्यु हुई यदि उनके सैंपल कलेक्ट किए गए हों तो क्या उनको जीनोम सीक्वेंसिंग लैब के लिए भेजा गया है? जी, हमारे यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग लैब एम्स रायपुर में ही है, और जहाँ तक मेरे को नॉलेज है मोर देन 150 जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, जिसके अंदर अभी तक ये डेल्टा प्लस वेरिएंट तो नहीं मिला है। लेकिन इसमें हम ये सिरे से नहीं नकार सकते कि छत्तीसगढ़ में ये वेरिएंट नहीं हो सकता, तो ये तो टाइम ही बताएगा कि यहाँ पर वेरिएंट है कि नहीं। चांसेस हो सकते हैं। जहां तक रही महिला की मौत का सवाल, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत हुई है ये कहना ठीक नहीं होगा। कोविड के उनकी एज थी, उनके अंदर बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज थी, जो और डेथ भी ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ के बाद में हुई। तो ये हमने सबने ही देखा है कि जहाँ सीवियर कोविड होता है, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे, प्रोलॉन्ग आईसीयू स्टे, उसमें अपनी अलग चैलेंजेस और अपनी अलग प्रॉब्लम हो जाती है जो कि मोर्टेलिटी का कारण बनती है। तो ऑलरेडी हाई रिस्क। जी, उनकी मौत तो उसी समय हो गई थी, लेकिन जो रिपोर्ट है वो अभी आई है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया साहब, लेकिन वो ऑलरेडी हाई रिस्क कैटेगरी में थी। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। अच्छा। कि जो उनकी ऑलरेडी जो 62 इयर्स, तो जो भी 45 साल से ऊपर है वो सारे के सारे हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। उनको कोमॉर्बिडिटीज थी, डायबिटीज थी, तो ये सारे के सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, आप अगर देखेंगे पूरी दुनिया में, तो जिनको डायबिटीज है, जिनको ओबेसिटी है, और जो 45 साल से ऊपर हैं, यही 3 रिस्क फैक्टर्स हैं जिन्होंने मोर्टेलिटी डिसाइड करी है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी भी हैं। राकेश जी, आप सामाजिक तौर पर भी बहुत सक्रिय हैं और राजनीतिक तौर पर भी, और अपने पेशे में तो आप बहुत सक्रिय हैं ही। आपके पास अलग अलग तरह की जानकारी आती है, तो डेल्टा प्लस को लेकर आपके पास क्या जानकारी है और लोगों के लिए आपके पास क्या सुझाव है कि किस तरह से, जिस तरह से अभी रायपुर में धीरे धीरे अनलॉक हुआ, उसके बाद लोग इस तरह से घूमने लगे जैसे कि बिल्कुल सामान्य दिन हो, और ना तो लोग मास्क पहन रहे हैं, ना उसका उतना ध्यान रख रहे हैं, या सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। वैक्सीनेशन को भी लेकर लगातार उतनी सक्रियता लोगों में या उतना उत्साह नहीं देखा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? शिरीष भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें यह नहीं भूलना है कि हमें पिछले 1.5 वर्ष से जो सामाजिक संक्रमण गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है, वो हमारे लिए कोरोना संक्रमण से लड़ने का सबसे पहला हथियार है। दूसरा हथियार हमारे पास टीकाकरण है। हमें टीकाकरण को ज्यादा से ज्यादा करना होगा, और जो जानकारी आ रही है वो ये बता रही कि आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, जो राज्य सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं वो केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ये वो राज्य हैं जहां पर मौसम में अभी परिवर्तन हो रहा है, और शनय शनय लॉकडाउन इन राज्यों में खुला है। तो जो एक मानसिकता होती है कि हम करीब करीब जेल से छूटे, तो ये मानसिकता सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रही है ये फैलाने के लिए। हालांकि वायरस का ये स्वभाव होता है कि जब उसके साथ मनुष्य लड़ाई लड़ता है विभिन्न प्रकार की दवाइयों से या दूसरी साधनों से, तो स्वाभाविक रूप से उसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो परिवर्तन आता है उसका नाम डेल्टा प्लस वेरिएंट है। जो प्लस शब्द उपयोग किया जा रहा है वो अपने आप में मिसनॉमर है। इसमें संक्रमण की तीव्रता से इसका कोई लेना देना नहीं है। जितने केसेस आए उसमें से महाराष्ट्र के 7 जिलों में ज्यादातर केसेस हैं, मध्य प्रदेश में भी 11 केसेस हैं, उसमें से 3 मरीजों को मृत्यु हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन मरीजों की मृत्यु हुई उनका टीकाकरण नहीं हुआ था। तो अब ये अपने आप में प्रूव्ड है कि जिन लोगों को टीकाकरण हुआ और डेल्टा प्लस वेरिएंट का इन्फेक्शन हुआ वो सामान्यतः ठीक हो गए। तो अब अपने आप में ये बात प्रूव्ड है कि जो लोग वैक्सीनेशन ले चुके, स्वभावतः ये अल्फा वेरिएंट से तैयार की हुई वैक्सीन है, डेल्टा में भी इफेक्टिव है, और डेल्टा प्लस वेरिएंट जो मरीज ठीक हुए उसमें भी इफेक्टिव है। तो अब ये अपने आप में सर्वमान्य तथ्य है कि वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए भी इफेक्टिव है। हमें वो इलाके जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट या जो जिले जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया वहां पर लॉकडाउन के सारे डिजास्टर मैनेजमेंट के गाइडलाइन बहुत सख्ती से लगाने होंगे, चाहे वहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी भी हो।
पॉजिटिविटी रेट कितने भी हो, यह गाइडलाइन महाराष्ट्र में फॉलो की गई है और वहां पर कम संक्रमित मरीजों की उपस्थिति में जब डेल्टा वेरिएंट मरीज पाए गए, वहां पर बहुत सख्ती से लॉकडाउन के नियमों का पालन किया गया है। वहां पर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आइटम की दुकानें 4 बजे बंद हो जाती हैं। वहां पर मास्क नहीं पहनने वालों को तगड़ा जुर्माना लगाया जाता है। बहुत सख्ती से प्रशासन पेश आ रहा है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन खोलने के बाद पूरे देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट आने की यदि संभावना है तो लॉकडाउन ओपनिंग के समय जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को खोल रहे हैं तो इस प्रकार के सख्ती से नियमों का पालन करना जरूरी है। और जो लोग बगैर मास्क के या फिर शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं उनको बहुत एक सामाजिक रूप से सजा देने की जरूरत है कि ऐसे लोगों के कारण तीसरी वेव आने की संभावना जल्दी हो जाएगी। इसलिए जरूरी है हम ये इस बात को समझें कि सामाजिक संक्रमण गाइडलाइन जरूरी है और टीकाकरण की गति जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के इलाके वहां पर बहुत तेज करनी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा आबादी को हम सुरक्षित दिशा की ओर ले जा सके। जिंदल साहब, आपसे ये जानना था कि जिस तरह से डेल्टा जो वेरिएंट था उसके कारण जिसको सुपर स्प्रेडर माना गया, तो क्या ये डेल्टा प्लस भी सुपर स्प्रेडर की भूमिका में होगा जिसके कारण जो तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है वो उसके आने की संभावना इसके कारण ज़्यादा जल्दी हो जाएगी? और बच्चों पर इसका, जिसके बारे में कहा जा रहा था तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो बच्चों पर कितना असर आएगा इसका? देखिए, चूंकि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर इसको रखा गया है डेल्टा प्लस को, सो वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर उन्हीं स्ट्रेन्स को रखा जाता है जिनके अंदर या तो उनकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है जिससे कि नई वेव का खतरा रहता है, या उनकी डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी, सीवियर डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी हाई होती है, तो उनको रखा जाता है। तो चूंकि इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा गया तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी तो है कि इसकी चूंकि इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी बोल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी तो है कि इट कैन कॉज थर्ड वेव कर सकता है ये। जहां तक बच्चों की बात है तो अभी रिसेंटली ICMR से एक सीरो सर्वे पब्लिश हुआ था जिसमें देखा गया कि बच्चों के अंदर भी एंटीबॉडीज उतने ही अमाउंट में और उतने ही % में मिली थी जितनी कि एडल्ट्स में थी। तो बच्चे भी इक्वली अफेक्ट हुए और इक्वली उनके अंदर एंटीबॉडीज थी। तो इसलिए ये जो कहना था कि बच्चे अलग से अफेक्ट होंगे, सीरियसली अफेक्ट होंगे, थर्ड वेव में बच्चों को अफेक्ट करेंगे स्पेसिफिकली, तो ये तो अभी संभावनाएं नहीं है। कुछ लोग जो थर्ड वेव बच्चों को अफेक्ट करेगी करके बोल रहे थे, उसका एक रीजन ये भी था कि मिस्क को लेकर लोगों में कंसर्न है कि बच्चों में जनरली जब भी पीक आता है किसी भी कोरोना वेव का तो उसके अराउंड 4 to 6 वीक्स के बाद में मिस्क के केसेस देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर यूके और यूएस ने देखा और अभी भी देख रहे हैं, और उसी तरीके से हमारी कंट्री भी देख रही है कि अब हमारे पास मिस्क के केसेस आने लगे हैं। तो बच्चों में जो तीसरी वेव की जो बात आ रही थी, आई थिंक वो मिस्क को लेके ज्यादा था कंसर्न रादर देन एक्यूट कोरोना वायरस इन्फेक्शन को लेके। अदरवाइज बच्चे इक्वली प्रोटेक्टेड है जितने एडल्ट्स, तो उतने ही इक्वली ससेप्टेबल और इक्वली प्रोटेक्टेड, दोनों तरीके से अपन कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस बात की क्या संभावना कि बच्चों के लिए अलग से वैक्सीन कब तक आ जाएगी, क्या एक्सपेक्टेशन है? आई थिंक ट्रायल्स ऑन है, तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने में इनके रिजल्ट्स भी आ जाने चाहिए और उसके बाद अप्रूवल मिलना चाहिए। पहले ऑब्वियसली स्टेज वाइज होगा, तो पहले 12 साल से 18 साल वाले बच्चों को मिलेगा अप्रूवल, उसके बाद बिलो 12 ईयर्स 2 to 12 ईयर्स के ऊपर ट्रायल्स के ऊपर, स्टडीज के ऊपर, डेटा के ऊपर देख के फिर उनको अप्रूवल मिलेगा। तो 12 से 18 साल तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1-1.5 महीने में अप्रूवल आना चाहिए। और उससे छोटे बच्चों के लिए? उससे छोटे बच्चों के लिए ट्रायल चल रहा है सर, ट्रायल के रिजल्ट्स देखकर ही फिर पता चलेगा, क्योंकि ये जो ट्रायल्स होते हैं उसमें सब चीज देखी जाती है, उनकी एफिकेसी, उनकी प्रोटेक्शन, मतलब सेफ तो है, कोई एडवर्स इफेक्ट्स तो नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज देखकर ही फिर डिसीजन लिया जाता है। अभी भी जो यूएस यूके है वहां पर भी मेनली 12 to 18 ईयर्स के लिए परमिशन है। चलिए, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, सरकार की क्या तैयारी है? थर्ड वेव की बात करें या फिर ये डेल्टा प्लस से निपटने की बात करें, तो सरकार के स्तर पर क्या तैयारी, राज्य सरकार के स्तर पर सरकार इससे किस तरह से निपट रही, किस तरह से वैक्सीनेशन को फास्ट करना चाह रही सरकार, वैक्सीन की उपलब्धता की क्या स्थिति है? देखिए शिरीष भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन की उपलब्धता के ऊपर ही टीकाकरण की गति निर्धारित होती है। अभी राज्य सरकार के पास 10 लाख के आसपास वैक्सीन का स्टॉक है और अभी जिस प्रकार से तेज गति से टीकाकरण शुरू हुआ है, क्रमशः
1-1.25 लाख से आज 1.5-2 लाख के आसपास आया है। मुझे लगता है कि अगले सप्ताह ये 2 लाख प्रतिदिन से बढ़ जाएगा। जिस प्रकार प्राइवेट अस्पताल टीकाकरण केंद्र अपने अस्पतालों में निःशुल्क खोल रहे हैं, इसका शहरी क्षेत्रों में गति पर्याप्त हो जाएगी और जैसा छत्तीसगढ़ में सामान्य दिनों में 2 से 3 लाख के बीच टीकाकरण हो रहा था, यहाँ भी होगा। सबसे महत्वपूर्ण यक्ष प्रश्न टीके की उपलब्धता का है। मुझे लगता है कि सरकार को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि जो 25% टीके का स्टॉक अस्पतालों ने यूज नहीं किया है, वो आबादी जो टीका लगवा सकती है शुल्क के साथ, उनको इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि वो अस्पतालों में शुल्क देकर टीकाकरण करवाएं, ताकि पूरे देश में जो 25% टीके का स्टॉक पड़ा हुआ है प्राइवेट अस्पतालों के लिए, वो इफेक्टिवली यूज किया जा सके। टीकाकरण के अलावा जो हम लोग कह रहे हैं कि सामाजिक गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, वो प्रशासन को इस बात के लिए ध्यान देना होगा। तीसरा पक्ष सबसे महत्वपूर्ण अस्पतालों में तैयारी का है। अस्पतालों में जैसा कहा जा रहा था कि बच्चों के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाने की जरूरत है, उस दिशा में प्रशिक्षण और तैयारी का एक पक्ष लगातार स्वास्थ्य विभाग देख रहा है और हमें लग रहा है कि उसके लिए जो सभी डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, बच्चों के मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम को पहचानने का या फिर बच्चों में कोरोना संक्रमण का इलाज करने का, वो पूरे सरकारी क्षेत्र के डॉक्टरों को जरूरी है। सरकारी क्षेत्र में शिशु रोग विशेषज्ञों की संख्या कम है, लेकिन मुझे लगता है कि जो 500 से ऊपर शिशु रोग विशेषज्ञ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनकी सहायता लेने के लिए राज्य सरकार को कोई न कोई नीति बनानी चाहिए और मुझे लगता है कि यह नीति अगले हफ्ते में सकारात्मक रूप ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि पहले से प्रशिक्षण दे के टेलीमेडिसिन जैसे मेडिकल कॉलेज स्तर पे सुविधाएं दी जाती हैं, वो शुरू कर दी जाए हर मेडिकल कॉलेज में, ताकि दूरस्थ क्षेत्र के जो सरकारी डॉक्टर हैं या प्राइवेट डॉक्टर भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लक्षणों को पहचाने और बच्चों के लक्षण को जल्दी से जल्दी पहचान के उनका इलाज शुरू किया जा सके। चलिए, आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और जिस तरह से ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, तो ये सभी के लिए कंसर्न का विषय है कि वो जो सामाजिक दूरी है, मास्क वियर करें और वैक्सीनेशन यदि उनका नहीं हुआ है तो उसको कराने की दिशा में आगे प्रयास करें, जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करें। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।